तो गोपाल बाबू अब 120-30 रुपए टमाटर बिक रहा है ना, आप भी खरीदने गए होंगे या हमारी भाभी गई होंगी, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं? नहीं, देखिए जो सब्जियों के दाम है वो फ्लक्चुएट होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं, ये चलता है। देखिए जो महंगाई की बात है, आज भी मैं न्यूज़ में देख रहा था, तो सरकार पूरी तरह से जो सीरियल्स हैं या जो बाकी अनाज हैं उन सब के ऊपर सरकार पूरी तरह से ध्यान लगा के बैठी हुई है कि जो भी जिसके दाम बढ़ेंगे। कई चीज़ों में अगर हम देखें तो इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट, ये सब चीज़ें, यानी देखिए ये जो खाद्य सामग्री का पूरा जो प्राइसिंग का इम्पैक्ट है किसानों के भी पड़ता है, फिर उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर भी पड़ता है। कई चीज़ों के फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर खाद्य सामग्री के दाम रहते हैं। सरकार पूरी तरह से ध्यान में है और करती भी है कि जिस तरह से जिस आवश्यकता है, आपने फैक्टर्स बहुत होते हैं, सरकार ध्यान भी रख रही है। केवल आंकड़ों से मतलब नहीं है। गोपाल बाबू, 3 हफ्ते पहले 1 रुपए टमाटर के दाम मिल रहे थे, किसान को सड़कों पर फेंक रहे थे वो, या वहीं पर अपना ट्रैक्टर चला रहे थे खेतों में, टमाटर मंडी में ले जाने को तैयार नहीं थे। वो 1 रुपए का टमाटर 120-130 का कैसे हो गया 3 हफ्ते के भीतर? देखिए एक चीज़ आपको समझनी चाहिए संदीप जी, हमने इस विषय पे कई बार चर्चा की है, लोगों के साथ मैं करबद्ध तरीके से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक तो होता है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन किसान में या जो खाद्यान्न में लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ने से बहुत तरह की देश में रुकावट है, वेस्टेड इंटरेस्ट लोग घुस के उन लॉन्ग टर्म नहीं। तो देखिए हम तो फार्म लॉज लाए थे ना, स्टोरेज क्यों था? जब तक आप स्टोरेज, ये आलू का, जो टमाटर का, इन चीजों को ग्रीन वेजिटेबल का, जब तक कोल्ड स्टोरेज का वेयर हाउसिंग आप नहीं क्रिएट करें, स्टोरेज बनाने हैं, साइलोज बनाने हैं, कौन रोक सकता है? तो इन्वेस्टमेंट सरकार थोड़ी बनाएगी, तो सरकार नहीं, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है ये खाद्यान्न के पूरे स्ट्रक्चर में। आप समझे, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि 120 रुपए किलो टमाटर अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि टमाटर के दाम अगर बढ़ते हैं या किसी हरी सब्जी या किसी के दाम बढ़ते हैं तो सरकार पूरी तरह से जागरूकता से उस चीज को काम करके कंट्रोल करना चाहती है, कर रही है, करेगी कहाँ भी। कंट्रोल लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म कंट्रोल हो रहा है, क्या व्यवस्था है ये? मैं व्यवस्था का सवाल पूछ रहा हूँ। 1 रुपए चीज जो मंडी में बेची जा रही थी, मंडी में दाम लग रहे थे, वो 120 रुपए आम आदमी को अब खरीदनी पड़ जाए, किसान को दाम नहीं मिल रहे, आम उपभोक्ता 120-30 रुपए पर उसे खरीदने को मजबूर हो, सरकार क्या कर रही है? आपके प्रश्न में ही जवाब है। उस वक्त अगर कोल्ड स्टोरेज होता, टमाटरों को स्टोर कर सकते, किसानों को क्रेडिट इस तरह का मिलता कि वो कोल्ड स्टोरेज में रख के उसके ऊपर फाइनेंसिंग कर सकते थे। जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर में लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इस समस्या का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसलिए ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं। अभी जैसे गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी बहुत लगती है, उसको कम करेगी सरकार, इस तरह के काम करती है। लेकिन जो टमाटर, प्याज, सब्जी, अच्छा, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी का भी वो एक अपने आप में मैकेनिज्म है। इसीलिए वो सरसों के तेल की कीमतें 180 से 225 रुपए के बीच लगातार झूल रही हैं, और इंपोर्ट की इजाजत भी दे देती है सरकार। और वो किसका इंपोर्ट और कौन से तेल को यहाँ लाया जाता है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, या वो भी अभी उसका खुलासा करूं? नहीं, देखिए ये तो चीजें जो माइक्रो मैनेजमेंट है, ये तो ना मैं कर रहा हूं ना आप कर रहे हैं, ये तो सरकार के जो लोग हैं जो इस पॉलिसी को बनाते हैं वो करते हैं। लेकिन हमें अगर चर्चा करनी है तो यह है कि महंगाई को किस तरह से नापेंगे। आप कोई तो पैमाना होगा, किसी एक आइटम को लेके आप पूरी महंगाई दर को तो नाप नहीं सकते। आंकड़े दिखा देंगे आम आदमी को, सड़क पर जा रहा है उसको बताइए जी 4.25% आ गई। और इसमें भी जब ये 4.25% आती है, आप तो अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं गोपाल बाबू, ये 4.25% भी इसका मतलब ये होता है जो दाम पहले बढ़ गए थे, जिस तेजी से बढ़े थे उतनी तेजी से अब नहीं बढ़ रहे हैं, पर वो घट नहीं रहे। गलत तो नहीं जानकारी दे रहा हूं मैं?
नहीं, ये तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन ही है, इसलिए यही है कि पहले के अनुसार अनुपात में कितनी तेजी से बढ़ रही है, तो घट तो सकते नहीं। अगर घटने लग गई चीज़ें कि दाम, इन्फ्लेशन अगर बिल्कुल ज़ीरो हो गया तो वो तो इकोनॉमी के लिए कई बार नेगेटिव। अगर यहाँ पे सरदाना साहब बताएंगे कि डिफ्लेशन भी एक अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल है, लेकिन इसीलिए तेल की कीमतें भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आधी हो गई हैं पिछले 9-10 महीनों में, पर 1 रुपए की भी कटौती नहीं की गई है। $120 प्रति बैरल से कच्चे तेल की कीमतें, $60 प्रति बैरल तो हम रूस से खरीद रहे हैं। यह जानकारी तो अब सार्वजनिक हो चुकी है। एक नया पैसा कमी नहीं। और प्रधानमंत्री भी और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि जी बीजेपी शासित राज्यों में 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल नहीं बिक रहा। भोपाल में 108 रुपए से ऊपर है, मुंबई में 106 रुपए से ऊपर है पेट्रोल। तो इसीलिए क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था को लिए लॉन्ग टर्म में आप देखते हैं, तो ये जो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पिछले साल जो पेट्रोल के और क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल बाजार में दाम बढ़े थे, तो उस वक्त तो सरकार ने उतने नहीं बढ़ाए, प्रदेश सरकारों ने उस वक्त जो कम नहीं किया, केंद्र सरकार ने तो अपना एक्साइज कम किया। आज आप रशिया वाला ग्लोबल प्रेशर था हमारे ऊपर कि रशिया से ऑयल मत खरीदो, फिर भी 30% ऑयल खरीदा सस्ते में। तो यह तो उसके लिए आप कहते हो कि कुछ कम क्या कर रही है, यही तो सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि अगर 30% से अगर ऑयल को रशिया से नहीं खरीदते तो और ऑयल महंगा होता, और अगर उसको एथेनॉल की ब्लेंडिंग हम 10 से 15% 23 जनवरी इसी साल, तो पेट्रोल 5 डीजल महीने और महंगा पहले 23 जनवरी को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बयान दिया था, एक तरह से गुहार लगाई थी तेल कंपनियों से कि आपका अब घाटे की भरपाई भी हो गई, आप मुनाफे में आ गए हैं, अब तेल के दाम घटा दो। कहाँ घटे? नहीं हुई है। अच्छा, अभी नहीं हुई। नहीं, वो गलत जानकारी दे रहे थे मंत्री, गलत जानकारी दे रहे थे। पिछले साल नहीं, गलत जानकारी मैं बता रहा हूँ ना, वो कह रहे थे, आप जो उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उसकी बात करो। उन्होंने कहा था कि अब इंटरनेशनल बाजार में तेल की कीमत वो हो गई कि जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग OMC कंपनी है भारत की, उनको प्रति बैरल लॉस नहीं हो रहा, लेकिन पिछला एक्यूमुलेटेड लॉस अभी पूरा नहीं हुआ है उनका। अच्छा। जो पिछले साल लॉस, तेल कंपनियों का नुकसान नहीं होना चाहिए, आम आदमी की चाहे जेब कटती रहे। नहीं, नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं, पिछला जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अभी नहीं हुई है। वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमने एक्साइज ड्यूटी घटाई, 16 बार जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी और 27-28 लाख करोड़ रुपए जो खजाने में आए थे अतिरिक्त, वो कहाँ आए थे, किसके चलते आए थे? और जिसने वो दिया यानी कि आम आदमी ने, उसको कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए। GST के अंदर भी आए ना, GST मिलनी चाहिए, तभी तो जन कल्याणकारी योजनाओं में 29 लाख करोड़ का जो पिछले 9 साल में सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं में खड़ा किया है, खर्च किया है। तभी 35 लाख मकान इंदिरा गांधी आवास योजना में पिछले 60 साल में बने थे, और पिछले 9 साल में 3.5 करोड़ मकान हो गए, 3 करोड़ एक्स्ट्रा बन गए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ मकान बने, हर घर जल योजना में पहले 2.5 करोड़। तो आम आदमी को राहत नहीं मिलेगी। वो उसके 8.5 करोड़ हो गए। 12 रुपए महंगा हो गया, आटा महंगा है, दालें महंगी है, खाने का तेल महंगा है, और 10 साल पुराना जो आपका सीरियल पे काम कर रही है सरकार, आपका 10 साल पुराना फिर वो जो नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुई रसोई गैस की मार, वो 1150 रुपए पर है, वो कोरा नारा था। नहीं, बिल्कुल उनको सब्सिडी भी मिलती है, उनको फ्री गैस कनेक्शन भी मिलता है। अब ये देखिए इसमें क्या होगा, एक आइसोलेटेड या कुछ आइटम्स को लेके आप ये आइसोलेटेड व्यवस्था को कोई तो आम आदमी का घर, देखिए RBI भी कह रहा है आम आदमी अपना खर्च कम करता जा रहा है। कोई भी आम आदमी पेट्रोल या डीजल का एक आदमी बता दो जो इस्तेमाल ना करता हो, जिसके घर में दूध, गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चे को दूध देना चाहेगा। आटा इस्तेमाल होता है कि नहीं, दाल इस्तेमाल होती है कि नहीं, और टमाटर इस्तेमाल होता है कि नहीं,
अब ये मत कह दीजिएगा कि नहीं लहसुन प्याज तो हम खाते नहीं, टमाटर भी मत खाइए, नहीं ये पतली हो जाएगी। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ इनके दामों पे सरकार पूरी तरह से जागरूक है, इनको कंट्रोल रखेगी और जैसे जैसे स्टेप्स भी ले रही है, कंटिन्यूस ले रही है, अभी भी ले रही है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा, आपके अपने ओपनिंग रिमार्क में क्या था कि डिजिटल इंडिया ग्रो कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो सेक्टर्स ग्रो कर, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? डिफेंस सेक्टर में कितना बड़ा प्रोडक्शन का काम भारत में मैन्युफैक्चरिंग का हो रहा है। 68% हमने अपनी डोमेस्टिक नीड, जो 90% हम इंपोर्ट करते थे, उसका बदल के 68% जो डोमेस्टिक का सवाल पूछ रहा हूं, आप भारत में आम आदमी को उससे नौकरी मिलेगी, आम आदमी को उससे। मेरे एक दर्शक ने अभी एक संदेशा भेजा है। ये सब एक मिनट सुनिए ना, एक दर्शक ने संदेशा भेजा है कि गोपाल बाबू से ये पूछिए, ये स्टोरेज की बात कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज की, कि आगरा फिरोजाबाद में पर्याप्त मात्रा में कोल्ड स्टोरेज है, आलू का बुरा हाल क्यों हुआ था? वो 1.5 महीने पहले की बात है, वो तो मैंने देखा था। देखिए, यह जो आलू का, बिल्कुल आलू में बहुत सारा तरीके का स्पेकुलेशन भी होता है, कई फैक्टर्स है, कालाबाजारी हो रही है, मुनाफाखोरी हो रही है। मोदी सरकार में कालाबाजारी नहीं रोक पा रहे आप। नहीं, कालाबाजारी नहीं, मैं कह रहा हूं उसमें जो आलू और ये जो पूरा सप्लाई चेन को कोल्ड स्टोरेज के साथ जोड़ना पड़ेगा, उसको पूरा जो स्ट्रक्चर है, मार्केट से लेके किसान के लेवल से लेके जो कोऑपरेटिव सेक्टर, देखिए एक तो हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर्स को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, दूरगामी सोच है तो अभी सपोर्ट कर रहे हैं, उनका दूरगामी ये सोच है